फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट सीरीज। आज हम अपने बुक का लास्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का लास्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट जो कि क्रॉप से रिलेटेड था अच्छे से किया और समझा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। नाम सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये श्योर है रिलेटेड टू एनिमल्स है। अब एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आएगा, क्या टॉपिक है, क्या किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं हम। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में कैटल्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कैटल्स है। कैटल, अगर हम एक वर्ड बोलते हैं कैटल, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? इट्स अ कॉमन नाउन। कैटल में आपकी गाय, भैंस, बकरी और ऊंट वगैरह ये सब आ जाते हैं, यानी हर वो एनिमल आ जाता है जो दूध देता है। जिससे क्या होता है कि हमारी जो मिल्क इंडस्ट्री है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था देश में, जिससे हमारे जो मिल्क के प्रोडक्शन की कैपेसिटीज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब हम ये समझते हैं कि कैटल फार्मिंग में हम वो सारे एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उन एनिमल्स की अच्छे न्यूट्रिशन के लिए सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। तो कैटल फार्मिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि उन एनिमल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, फिर उन एनिमल्स के लिए जो ब्रीडिंग होती है वो अच्छे से की जाए, फिर उन एनिमल्स का जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इतना भी ना किया जाए कि एनिमल्स की सेहत का नुकसान हो। क्योंकि आपको पता है जब हम एक्सेस अमाउंट में कुछ करते हैं तो हम डैमेज करने लगते हैं। जैसे अगर हम नेचर से बहुत ज्यादा अमाउंट में कोयला निकालेंगे, या नेचर से बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी, या नेचर से बहुत ज्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम निकालेंगे, तो इससे भी नेचर को लॉस होता है। तो हम कुछ ऐसा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं कि कैटल से हम मिल्क भी निकाल लें और कैटल्स को नुकसान भी कम से कम हो या ना हो। तो इसके लिए हमने कुछ वेरियस प्रैक्टिसेस की गई है। अलग अलग लेवल पर आप देखते हैं, अगर आप छोटे लेवल पर देखें, सपोज किसी गांव में एक परिवार अपने लिए एक दो गाय या भैंस रखता है, तो वो एक अपने छोटे लेवल पर या अपने परिवार को फीड करने के लिए रखता है। लेकिन जब यही काम एक बड़े लेवल पर, एक बड़ी जगह पर होने लगे, जहाँ 100, 150, 200 गाय भैंस एक साथ रखी जाती हैं, उसका मिल्क प्रोडक्शन के उद्देश्य से उसको वहां रखा जाता है, और इस पर्पज से कि हाँ इनका प्रोडक्शन हम इस पर्टिकुलर काम के लिए कर रहे हैं, कि हम मिल्क की प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। फर्दर मिल्क के बाद और भी बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कर्ड का अपना बिजनेस है, और आपको पता है इसमें से क्रीम, मिल्क एंड ऑल दीज मिल्क प्रोडक्ट्स वो बाद की चीजें हैं। बट मेन पर्पस क्या है? मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा। और इसमें भी हम ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ मिल्क क्या है। अगर क्वालिटी ऑफ मिल्क अच्छी है तो उससे बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो एनिमल हस्बेंड्री में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कैटल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर पोल्ट्री फार्मिंग। जितना इंपॉर्टेंट आपका मिल्क प्रोडक्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एग प्रोडक्शन है। अब एग, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज के टाइम में, इतनी डिमांड है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज एग इन देयर ब्रेकफास्ट। बहुत ज्यादा डिमांड एग्स की है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग मींस यू आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ चिकन्स, हेन्स एंड ऑल दीज विच गिव यू एग। तो एग का प्रोडक्शन और अच्छे से हो तो हमें अच्छे किस्म के ब्रॉयलर्स की जरूरत होती है। ब्रॉयलर्स मींस एक उन्नत किस्म का मुर्गा, जो कि अच्छे तरह के जो अंडे हैं उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो हमें उनको बीमारियों से बचा के रखना है, हमें उनको प्रॉपर ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करने हैं, और साथ ही साथ हमें उनका जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरह से करना है कि एक सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हम उनका कर सकें। यानी कि ऐसा ना हो कि चिकन्स की या हैंस की जो हेल्थ है वो डिग्रेड होने लगे, या वो मरने लगे, या उनसे एक्सेसिव अमाउंट में काम लिया जाए। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देना है, वो जो भी चीज़ खाते हैं हमें उनको टाइमली और प्रॉपरली प्रोवाइड करना है। यानी इस इंडस्ट्री में, पोल्ट्री फार्मिंग में, जो कि एक लार्ज स्केल पर होती है, हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये अब इंडिया का वन ऑफ द टॉप बिजनेस आप कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका फिश प्रोडक्शन। तो अभी तक जो दो टॉपिक हमने किए हैं वो मेजर थे, यानी जो चाहे आप कैटल फार्मिंग कह लें, चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग कह लें, ये थे मेजर, जो कि देश के लगभग हर पार्ट में किए जाते हैं, देश के हर हिस्से में किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपना फिश प्रोडक्शन पे। फिश प्रोडक्शन, यू बेटर नो फिशेज दो ही तरह से आप कर सकते हैं।
या तो आप मैराइन में जाएंगे या इनलैंड। अगर आप मैराइन फिशरीज में जाएंगे या मैराइन फिश प्रोडक्शन में जाएंगे तो उसके लिए आपको कोस्टल एरियाज की जरूरत होगी। कोस्टल एरिया जितने भी हमारे देश में है वहां पे इसका होता है अच्छे से प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप इनलैंड फिश प्रोडक्शन में जाएंगे तो उसमें आप लेक्स, पोर्ट्स या हर उस जगह जहाँ एक्वेटिक टाइप्स ऑफ फिशेज होती हैं, यानी जो फिशेज एक्वेटिक रीजन में होती है, जिस वो पानी जहाँ नमक की मात्रा कम होती है वहाँ होती है, उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे पास फिश प्रोडक्शन दो तरह की होती है। तो हमने देखा मैराइन में होने वाली प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो सकती है, इनलैंड भी लार्ज स्केल पे भी हो सकती है, छोटे स्केल पे भी हो सकती है। और कहीं कहीं हम देश में पाएंगे कि जहां पर चावल और मछली दोनों की खेती एक साथ की जा सकती है। हाँ जी, धान की खेती में जैसे कि आपको पता है कि ज्यादा अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, स्टैंडिंग वाटर की जरूरत होती है। तो कुछ किसान क्या करते हैं, उस स्टैंडिंग वाटर में मछलियों को भी प्रोड्यूस कराते हैं, यानी मछलियां भी वो साथ के साथ रियर करते हैं, पालते हैं, और साथ ही साथ धान की खेती भी होती है। तो एक टाइम में वो दो काम करते हैं। तो इस तरह से उनका डबल बेनिफिट होता है। तो ये आपके इनलैंड के अंदर आ जाते हैं। मैराइन का तो बहुत बड़ा बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत सारे देश इसमें शामिल है। मैराइन में भी हम ये देखते हैं कि सिर्फ फिशेज ही नहीं, और भी अलग तरह के जो भी आप कह सकते हैं मैराइन एनिमल्स हैं उनको, क्योंकि आपको पता है अलग अलग देश में अलग अलग तरह की चीजें खाई जाती हैं। अब हमारे देश में हो सकता है कि मैराइन एनिमल्स को खाने का चलन कम हो, लेकिन जितने भी बाहर के देश हैं वहां पे मैराइन एनिमल्स चाहे वो कुछ भी हो गए, वो आपके क्रोकोडाइल से लेकर और क्रैब्स कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, इवन ऑक्टोपस तक खाते हैं लोग। तो उसका प्रोडक्शन, उसको खरीदना बेचना वो चलता है। तो ये एक अलग टाइप की इंडस्ट्री हो गई। इसमें भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम पर्टिकुलर लेवल का एक्सेसिव अमाउंट में यूज ना कर लें, जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो ना बिगड़ जाए। तो इस तरह से हम मैराइन सिस्टम को यूज करते हैं। इनलैंड सिस्टम भी सिमिलर इसी तरह है, लेकिन इनलैंड सिस्टम में ज्यादा फोकस करते हैं फिशेज के ऊपर। कुछ फिशेज की किस्म में है, जैसे आप कह सकते हैं रोहू मछली, उसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह की मछलियों का पालना, उनको रखने का एक सही तापमान, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये आएगा आपका टॉपिक फिशेज में। इसके बाद आता है आपका बी कीपिंग। देखिए अभी तक हमने जो तीनों पढ़े हैं ये उन सबसे अलग है। अभी तक चाहे हमने कैटल वाला पढ़ा हो, या पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ा हो, या फिश वाला पढ़ा हो, ये उनसे अलग इन टर्म्स में है क्योंकि यहाँ पे हम जिस चीज को पाल रहे हैं वो है एक मधुमक्खी। तो अब तक जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे थे और जो भी आप मेथड यूज कर रहे थे, उनमें इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज का यूज करना है जो इनडायरेक्टली आपको हनी प्रोवाइड करेगी। हाँ जी, हनी के बिना आप सोच सकते हैं कि लाइफ इनकम्प्लीट सी है। हनी का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें डेली एडवांसमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी में मिल रही है कि कैसे इन मधुमक्खी का यूज करके, इन बीज का यूज करके हम अच्छे से अच्छे टाइप का हनी बना सके। तो बी कीपिंग आज के टाइम में बहुत अच्छा आप कह सकते हैं सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, और बहुत सारे आपके फार्मर्स खेती के साथ साथ बी कीपिंग का भी यूज कर रहे हैं। बी कीपिंग करने के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अनलाइक कैटल, पोल्ट्री एंड फिश, उनमें तो बहुत अच्छे कैपिटल सम की जरूरत होती है। लेकिन बी कीपिंग में आपको सिर्फ दो चार चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि बीज को रखने के लिए बॉक्सेस आते हैं और अच्छी वैरायटी की बीज। ये माना जाता है कि जो इटालियन बीज हैं, यानी इटली से जो बीज आती हैं, वो बहुत ही अच्छे टाइप का हनी बनाती हैं, और साथ ही साथ उनके हनी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। इंडियन बीज भी काफी अच्छी तरह का हनी बनाती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो क्वालिटी है किसी भी हनी की, वो डिपेंड करेगी कि जो वो बी है, जो वो मधुमक्खियां रह रही जिस पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे उगने वाले फूल किस टाइप के थे, कितने अच्छे थे, और उनको क्या फीड कराया जा रहा है। मेनली तो वो नेक्टर पर ही फीड करती हैं। तो जितना अच्छा उनको नेक्टर, जितने अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे, वो उतना अच्छा वो बी हनी बनाएगी। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट इतना सा है, बी कीपिंग एक उभरता हुआ एरिया है इस फील्ड में। तो देखा आपने कितना इजीली हमने समझा एनिमल हस्बेंड्री को। इसमें आपने चार चीजें क्या समझी। सबसे पहले कैटल फार्मिंग आपने समझी, फिर इसके बाद आपने समझा इसमें पोल्ट्री फार्मिंग, थर्ड यू कम टू नो अबाउट फिश प्रोडक्शन, फोर्थ वन इज बी कीपिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और इस चैप्टर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
आपको इस चैप्टर के जो भी नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो लिंक में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। स्टिल आपको अगर कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।